मैं डॉक्टर फ़खरुद्दीन आपके सामने शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास से संबंधित जो एक टॉपिक है वृद्धि और विकास, इसके ऊपर चर्चा करूंगा और आपको इसके बारे में जानकारी प्रदान करूंगा कि शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास में वृद्धि और विकास की क्या भूमिका है। हमें शिक्षा से एक शिक्षक होने के नाते वृद्धि और विकास की जानकारी प्राप्त करना क्यों आवश्यक है। यहाँ पर वृद्धि और विकास की परिभाषाओं के साथ साथ वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है और वृद्धि और विकास के नियम और सिद्धांत क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं वृद्धि और विकास। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की जो मानव अवस्थाएं और विकासात्मक पक्ष हैं, उन सभी पक्षों पर बल डाला जाता है। एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए, यानी कि वृद्धि और विकास किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए और ये इस बात को देखा जाए कि ये जो विकासात्मक विशेषताएं हैं ये एक शिक्षक को जानना क्यों जरूरी है। खास तौर से शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की वृद्धि और विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है उसमें शारीरिक वृद्धि होती चली जाती है और इसी के साथ साथ बालक की योग्यताओं, क्षमताओं और शक्तियों का भी विकास होने लगता है। अब यहाँ पर खास बात यह है कि जब वृद्धि और विकास होता है तो बालक के अंदर नए नए लक्षण उत्पन्न होते हैं और जो पुराने लक्षण हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया जा सकता है कि जब वृद्धि और विकास की प्रक्रिया चलती है तो बालक में सर्वप्रथम छोटे छोटे टीथ निकलते हैं, दांत निकलते हैं और जब बालक जो है 7-8 साल का हो जाता है तो जो पुराने दांत हैं जो कि अस्थायी दांत कहलाते हैं वो टूट जाते हैं और उनकी जगह नए दांत आने लगते हैं। तो ये कुछ एक एग्जांपल है आपके सामने कि बालकों के अंदर कुछ नए लक्षण जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं और कुछ लक्षण जो हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्धारण करते समय बालकों की विकासात्मक अवस्थाओं के साथ साथ विकासात्मक पक्षों का ध्यान रखना भी अति आवश्यक है। ये क्यों आवश्यक है इसमें आगे बताया गया है कि पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की आयु एवं मानसिक स्तर के अनुसार ही किया जाता है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की वृद्धि एवं विकास पर प्रकाश डाला जाता है जिससे जो भावी शिक्षक हैं वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। खास तौर से अगर हम यहाँ पे देखें कि जो मानव विकास की प्रक्रिया है इसमें हमने दो शब्द यहाँ पे प्रयोग किए हैं, एक होता है वृद्धि और दूसरा होता है विकास। सामान्य भाषा में हम वृद्धि और विकास को एक ही संदर्भ में प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम मनोविज्ञान के एस्पेक्ट्स पर आते हैं, बाल विकास को पढ़ते हैं तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में कुछ अंतर हो जाता है। ख़ास तौर से जो मानव विकास की जो प्रक्रिया है ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि बालक के उनके यानी कि बालक स्त्री के गर्भ में भ्रूण बनने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है और उसके बाद जब बालक का जन्म होता है तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं कि बालक की शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, युवावस्था आती है और प्रौढ़ावस्था, यानी कि विकास की जो प्रक्रिया है वो इन जो स्टेजेस हैं उनसे होकर के गुजरती है। जैसे इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलसेंस स्टेज और आपका खास तौर से युवावस्था, एडल्टहुड स्टेज और ओल्ड स्टेज, इन अवस्थाओं से होकर के गुजरती है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को फोकस किया गया है और साथ साथ अगर हम यहाँ पे कहें कि प्रत्येक विकास की अवस्था में बालकों के अंदर कुछ विकासात्मक पक्ष भी शामिल होते हैं। उन पक्षों को यहाँ पर दिया गया है जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, व्यक्तित्व विकास, बुद्धि का विकास, गामक विकास या एक्टिविटी विकास, ये एक्टिविटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि हम जो हैं वृद्धि और विकास को एक ही रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर अलग अलग हो जाता है क्योंकि विकास की प्रक्रिया, उसकी अवस्थाओं की प्रक्रिया और उसके अंदर चलने वाले विकासात्मक पक्षों की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर बहुत मायने रखती है। इसी चीज़ को यहाँ पर जानना जरूरी है और इसीलिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा और शरीर क्रिया शास्त्रियों के द्वारा वृद्धि और विकास को अलग अलग प्रयोग किया गया है। खासतौर से मनोविज्ञान के अंतर्गत इनको अलग अलग शामिल किया गया है। अब यहाँ पर वृद्धि का संबंध क्या है और विकास का संबंध क्या है इसको जान लेते हैं। सामान्य रूप में अगर हम छोटे शब्दों में कहें तो वह यह है कि जब बालकों के अंदर कोशिकाओं का
कोशिकाओं में वृद्धि होती है, कोशिकाओं की बढ़ोतरी होती है, या ये कहें कि कोशिकाओं के बढ़ने को वृद्धि कहा जाता है। और इस वृद्धि के अंतर्गत जो बालकों के अंदर अलग अलग प्रकार के परिवर्तन आते हैं उनको विकास के अंदर शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, अभिवृद्धि का जो अर्थ है वो मानव अंगों में होने वाले परिवर्तन से होता है, जिसको मापा तथा तोला जा सकता है। और मानव विकास की अवस्था कुछ स्तरों तथा सोपानों से होकर के गुजरती है, जैसे गर्भावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो मानव यहाँ पे एक रह गया है, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। मानव विकास की अवस्था परिवर्तनशील होती है, जो एक सतत प्रक्रिया के रूप में जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। यहाँ पर दोनों प्रकार की परिभाषाएं आपके सामने दी जा रही हैं, जो वृद्धि की परिभाषा भी हैं इनमें और विकास की परिभाषा भी हैं। तो यहाँ पर जरा ध्यान दें कि हर्लोक, जो कि एक अमेरिकी महिला मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि एक क्रमिक एवं संगत पैटर्न में होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहते हैं। ये विकास की परिभाषा है। रेबर क्या कहते हैं इसके बारे में, कि किसी प्राणी के पूर्ण जीवन विस्तार में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को विकास कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि विकास को पियरी लंडन किस रूप में बताते हैं कि विकास का अर्थ है गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक विकास का पूर्ण अनुक्रम, यानी कि डेवलपमेंट मीन्स द होल सीक्वेंस ऑफ लाइफ फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। अब इससे आगे बढ़ते हुए स्किनर इसके बारे में कहते हैं कि विकास जीव एवं उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। ठीक, अब यहाँ पर फ्रैंक नाम के जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बालकों की वृद्धि के ऊपर काफ़ी अध्ययन किया। उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया कि शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तनों को वृद्धि कहते हैं। इसके अतिरिक्त वृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई तथा भार में होने वाली वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। यानी कि यहाँ पर फ्रैंक नाम के मनोवैज्ञानिक ने दोनों चीज़ों को स्पष्ट कर दिया कि वृद्धि क्या है, कि कोशिकाओं की जो बढ़ोतरी होती है, कोशिकाओं का जो बढ़ना होता है, कोशिकाओं के आकार में और उसके आकार में जो परिवर्तन आता है, खासतौर से उनके बढ़ने पर जो परिवर्तन आता है, उसको यहाँ पर वृद्धि कहा जाता है। और इसको हम बालक की लंबाई और भार में परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं। अब इसके अलावा उन्होंने कहा कि विकास क्या है, तो विकास है कि प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन, यानी कि जैसे जैसे वृद्धि होगी तो वृद्धि के, यानी कि बालक एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, दूसरी से तीसरी स्टेज में जाएगा, तो प्रत्येक स्टेज में उसके व्यवहार में भी और उसके व्यक्तित्व में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। वो ही परिवर्तन विकास के अंतर्गत रखा जाता है। अब यहाँ पर वृद्धि के बारे में बताया गया है। दास नाम के मनोवैज्ञानिक ने बताया है कि प्राणी में होने वाले ऐसे जैविक परिवर्तनों को वर्धन कहा जाता है, जिसका निरीक्षण किया जा सकता है तथा जिसका मात्रात्मक ढंग से मापन किया जा सकता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि विकास एक प्राणी में एक निश्चित दिशा की ओर निर्देशित एवं सतत प्रगतिशील परिवर्तन है। तो मुंद्रो कहते हैं इस बारे में कि विकास परिवर्तनों की श्रृंखला है, जिसमें एक प्राणी भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था में गुजरता है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की परिभाषाएं आपके सामने आई, वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि विकास की जो विशेषताएं हैं ये कौन कौन सी हैं। तो दोस्त प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे देखते हैं कि मानव विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। ये विकास के बारे में बातचीत हो रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि मानव विकास जो होता है, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था वंशानुक्रम एवं वातावरण पर, कि बालक के ऊपर वंशानुक्रम का और वातावरण का, यानी कि उसकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का बालक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये मानव विकास की विशेषताओं के अंतर्गत शामिल होता है। इसके अलावा मानव विकास की जो प्रक्रिया होती है वो एक निरंतर चलने वाली कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, या इसको कंटिन्यूस के साथ साथ हम ग्रेजुअल प्रोसेस कह देते हैं। ग्रेजुअल प्रोसेस इसलिए कहा जाता है इसको कि यह एक स्टेज से दूसरी स्टेज में और दूसरी से तीसरी स्टेज में जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई बालक शेष अवस्था से सीधे किशोर अवस्था में पहुँच जाए। इसीलिए यहाँ पे इसको ग्रेजुअल प्रोसेस कहा गया है कि यह एक क्रम के अनुसार आगे बढ़ती है, और इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि मानव विकास में
मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यानी कि दोनों प्रकार के परिवर्तन यहाँ पर देखे जाते हैं, वो मात्रात्मक परिवर्तन भी होते हैं और साथ साथ ये गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। यानी कि बालक के विकास की प्रक्रियाओं में उसका गुणात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है और उसका मात्रात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। अब मानव विकास में होने वाले परिवर्तनों का मापन किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दोनों प्रकार का मापन किया जा सकता है, मात्रात्मक ढंग से भी और साथ साथ गुणात्मक ढंग से भी। इससे आगे देखते हैं कि मानव विकास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है। आगे आते हैं कि विकास के प्रतिमान। विकास के प्रतिमान से मतलब क्या है यहाँ पे कि बालकों के अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं, वो परिवर्तन किस रूप में आते हैं, क्या आधार है उनका, उन चीज़ को यहाँ बताया गया है कि बालक के आकार में, उसकी संरचना में परिवर्तन होता है। ये आप सभी जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे बालक के अंदर वृद्धि होती है तो उसकी कोशिकाओं में जो बढ़ोतरी होती है उसी को वृद्धि कहते हैं और उसके फलस्वरूप बालक के आकार में, उसकी संरचना में परिवर्तन आता है। तो वो यहाँ पर दिया गया है कि आकार में परिवर्तन आता है। दूसरा, उसके अंग अनुपात में परिवर्तन होता है। ठीक है, अंग अनुपात में परिवर्तन से मतलब यहाँ पे यह है कि उसके हाथ दोनों समान आकार में बढ़ते हैं, उंगलियां समान आकार में बढ़ती हैं, पैर समान आकार में बढ़ते हैं, दोनों आँखों का विकास जो होता है वो समान आकार में होता है। बहुत कम होता है कि भाई किसी में एक्सेप्शनल कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, लेकिन ज़्यादातर का जो यानी कि 90-95% जो हैं वो ऐसे ही हैं कि उनके अंग अनुपात में परिवर्तन समान रूप से होता है। इसके अलावा पुराने लक्षण लुप्त हो जाते हैं और नए लक्षण जो हैं बालक के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे बालक के अंदर वृद्धि होती है और उसका विकास की प्रक्रिया चलती है तो जो पुराने लक्षण हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं और नए लक्षण उनकी जगह आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले अभी आपको दांत का एग्जाम्पल दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यहाँ तक तो अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। होता क्या है कि अधिकतर जो विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते, इसीलिए थोड़ा सा इसको हम जो है शॉर्ट में करके चलते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको यहीं तक ही, उससे आगे वृद्धि और विकास के बारे में अंतर और उसकी जो प्रक्रिया है, ख़ास तौर से जो जिसको हम वृद्धि और विकास के नियम और सिद्धांत कहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। धन्यवाद।